आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 18 अमरनाथ। अमरनाथ की यात्रा का बहुत ही सुंदर वर्णन जो लेखक ने किया है। शेषनाग झील की कुछ तस्वीरें पहले देख चुका था। नीली झील का पानी कुछ ऐसा कि उससे निकलने वाली नीलगंगा भी खूबसूरत हो उठी है, लेकिन जब उससे आगे चले तो महागुनस की चोटी पर पहुंचने के लिए हमें घोड़े पर चढ़ा दिया गया, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से जूते का फीता बांधने के लिए झुकना भी ऐसे लगे जैसे एक मन बोझ उठाकर खड़ा हुआ हो। ऐसी हालत दोस्तों ने सलाह दी, नंदन जी आप खतरा मोल मत लीजिए, स्वास्थ्य पहली चीज है, आप टट्टू पर सवार हो लीजिए। चुनाचे टट्टू जी की शरण ली। 14,500 फीट की ऊंचाई की प्रसिद्ध महागुनस की चोटी पार करने के बाद उतार पर ही चल रहा था कि जनाब टट्टू जी रह रहकर बिदकने लगे। मैंने घोड़े वाले खान से कहा, खान तुम्हारा घोड़ा गड़बड़ करता है, मुझे डर लग रहा है। लेकिन खान के जो है कान पर जू न रहेंगी। मेरी जान सांसत में थी कि नीचे हजारों फीट गहरा खड्डा, जरा सी गड़बड़ हो कि हड्डी पसली ढूंढे ना मिले। तभी टट्टू ने एक जोर की हिनहिनाहट लगाई और लगा दुलत्ती झाड़कर भाग गई। सारे यात्रियों में खलबली मच गई। मेरे सामने मौत का काला सन्नाटा। जिंदगी अपने बचाव के लिए किस कदर चिपटती है कि जो घोड़ा मेरी जान लेने पर उतारू था उसी से बुरी तरह में चिपटा जा रहा था। अब क्षणों की बात थी, यानी कुछ पलों की बात थी और मेरा सफाया। लेकिन पता नहीं क्या कैसे हुआ कि मैं जमीन पर सही सलामत और खान करा रहा था। उसे घोड़े की लत्ती लगी थी। घोड़ा तो लत्ती मारता है ना, पीछे दोनों पैर मारता है, तो उसे जो है घोड़े की लात लग गई थी। तो शायद समा कुछ दूसरा ही होता। दुलत्ती लगती उतरकर दुलत्ती लगती तो शायद समा कुछ दूसरा ही होता। मैं उतरकर 1 मिनट खड़ा रहा, नहीं पता इसलिए कि परमात्मा का धन्यवाद दे रहा था, या इसलिए कि श्रद्धावान लोग कहते हैं कि तीर्थ करते हुए यदि प्राण चले जाएं तो आदमी सीधे बैकुंठ जाता है। मेरा बैकुंठ का टिकट कैंसिल हो चुका था और लोग मुझे छू छू कर देख रहे थे। जाको राखे साइया का जाप करते लोग गुजर गए। ऐसे में लोग पाप पुण्य का हिसाब लगाने लगते हैं, वो करने लगते हैं ना आपस में बातचीत, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। मैं अभी इसी शक्ति से नहीं उभर पाया था कि गड्ढे की तरफ अगर मैं गिरता खाई की तरफ तो मेरा क्या होता। अब बहरहाल इस हादसे में से मेरी तथाकथित साहसिक यात्रा, अमरनाथ की यात्रा, अमरनाथ की तीर्थ भावना का उठ भी ले बैठी और मैं स्वभावतः तर्क की कसौटी पर श्रद्धा को भी कसकर देखने लगा। देखने वाला कैमरेबाज यात्री ईश्वर शक्ति पर आस्था रखकर पैदल आगे बढ़ने लगा। लेकिन इस व्यक्तिगत हादसे के संदर्भ में आपको शुरू से मैं अपने साथ ले चलता हूँ। ओके, हुआ यूं कि एक दिन एक फोन आया, नंदन जी कश्मीर चलिएगा? चलूंगा, अभी गया नहीं हूँ। कब चलना है? मैंने जवाब दिया, बताऊंगा। प्रेम कपूर और छोटे भी चल रहे हैं। इसी तरह मैं इस महायात्रा का एक यात्री बनकर जुड़ गया था। जाने के दिन तक सारी तैयारी पक्की की। दिल्ली स्टेशन से जम्मू तवी तक रेल में और फिर बस से पहलगाम। जम्मू तक और भी कई बार जा चुके थे, मगर इस बार की यात्रा का कुछ दूसरा आनंद था। सैलानी मूड में बेर भी लेकर किसी स्टेशन पर खाए तो सेब का मजा दे। जब जम्मू पहुंचे तो मारे गर्मी के दम निकल जाए, इतनी गर्मी लग रही थी। भला हो मेरे जम्मू रेडियो के मित्र वीर सक्सेना का, जो अपने 1 दर्जन नौजवान लेखक मित्रों के साहचर्य से दिन भर दिल ठंडा किए रहे, वरना जम्मू की गर्मी कश्मीर का नाम बदनाम करने पर तुली हुई थी। इतनी गर्मी थी वहां पे। सुबह की बस टिकट बुक करा लिए गए थे। रात काटने के लिए बस अड्डे के सामने टूरिस्ट हाउस में 2 कमरे लिए गए। रात आराम से कटी और सुबह तड़के उठकर सामान लेकर बस अड्डे पर जा लगे। सामान लादा और ड्राइवर साहब पूरे जम्मू शहर का चक्कर लगाते हुए हमें पहलगाम की ओर लेकर चल दिए। जम्मू शहर की परिक्रमा का कारण तब पता चला
जब ड्राइवर साहब की पत्नी उन्हें हाथ हिलाकर विदा करने अपने घर से बाहर आई। जम्मू के आगे छोटे बड़े टीले पहाड़ियों में बदलने लगे और दोपहर तक पहाड़ियां पहाड़ों की शक्ल में ढल गई। चक्कर खाती हुई बस पाटनी टॉप पर आकर रुकी तो हवा का ठंडा झोंका कश्मीर की जलवायु की बानगी देने लगा। पाटनी टॉप पर जम्मू कश्मीर सरकार ने पर्यटक निवास बना रखे हैं। हरे भरे पाइन के सीधे तने खड़े हुए वृक्षों के बीच लाल छतों वाले मकानों की शोभा देखते ही रह जाने लायक थी। मगर बस वाला भी इस निगाह से बस चलाता तो पहलगाम पहुंचना नामुमकिन हो जाता। दोपहर का खाना पटनी टॉप से उतरकर कुर्द में खाया गया। इसके बाद की यात्रा दरियाए चिनाब के इलाके की यात्रा है, जो बहुत ही पहाड़ों से घिरा है। फुसे पहाड़ के धसके दिख रहे थे। थोड़ी सी बरसात पड़ी नहीं कि पहाड़ ऊपर से धसके और रास्ता जाम हो जाए, मतलब वो खिसक जाए। कपूर ने बताया कि एक बार राम बन के इस इलाके में फंस चुके हैं। अपने राम बस की खिड़की से चिनाब के भयंकर गंदे पानी का उफान मारता बहाव देखकर दंग थे। ये हाल तो बिन बरसात था, बरसात में तो कहर बरपा होता होगा। मजा ये है कि पूरी कश्मीर घाटी को जम्मू से जोड़ने वाला यही जमीनी रास्ता है। हवा में आप चले जाएं और दूसरा इसके अलावा कोई जरिया नहीं है। फिर हम ऊपर ही बढ़ते चले जा रहे थे जब तक जवाहर सुरंग नहीं मिल गई, और जवाहर सुरंग पार करने के बाद नीचे झांक रहा था। कंडक्टर साहब की कृपा की, उन्होंने पूछने के लिए ऐलान कर दिया कि वेरीनाग कौन कौन देखेगा। हमारा दल हाथ उठाने में आगे था। हमें तो सब कुछ देखना था, लेकिन कुछ लोग थे जो अमरनाथ के अलावा और कुछ देखने को राजी नहीं थे। तो कंडक्टर साहब ने पूछा, इसलिए था कि वेरीनाग जाने का रास्ता पहलगाम के सीधे रास्ते से अलग था, यानी कि भिन्न था। फिर और उसे अपने बस कारवां से अलग ले जानी पड़ती। उसके लिए करीब 300 रुपए और एक्स्ट्रा दिए गए और बस वेरीनाग को मुड़ गई। जहां बस रुकी वहां चिनार के घने पेड़ और खूबसूरत बगीचा था। पता चला ये जो नहर बह रही है ये झेलम का उद्गम स्थल है और उस कुंड को चारों तरफ से पक्का बांध दिया गया है। चिनाब के पानी के बिल्कुल विपरीत स्वच्छ निर्मल पानी का कुंड, यह मानने को आज भी मन नहीं करता कि इतना बड़ा दरियाई झेलम इतने शांत कुंड से निकला होगा। लेकिन हमारे मानने से क्या फर्क पड़ता है, अगर झेलम का उद्गम स्थल वही है तो है। वेरीनाग से जो बस चली तो हरियाली की गोद में दौड़ती रही। फिर जाने कब एक बहुत ही खूबसूरत नदी के किनारे किनारे वो पहलगाम जा लगी। जी हाँ, वो खूबसूरत नदी मामूली खूबसूरत नदी नहीं थी, असाधारण तौर पर खूबसूरत। नाम है लिद्दर। सच कहता हूँ, मैंने आज तक इतनी खूबसूरत नदी नहीं देखी। क्या पहाड़ी अल्लड़पन और क्या पानी का सफेद बहाव। तेजी ऐसी कि सांप शर्माए और गर्जना ऐसी कि समूचा पहलगाम उसके बिना सोना हो जाए। पहलगाम का दूसरा दिन करीब करीब यात्रा कार्यालय में ही बीता। नजमुद्दीन साहब छड़ी मुबारक श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर में प्रस्थापित शिवलिंग का प्रतीक है और अमरेश्वर शिव से श्रावणी पूर्णिमा को गुफा में जाकर सबसे पहले उन्हीं का मिलन होता है। छड़ी मुबारक। आगे आगे फिर साधुओं का अपार झुंड और इसके बाद देश देशांतर के लगभग 12,000 यात्री, जिनकी सुख सुविधा के लिए कश्मीर सरकार महीनों पहले से यात्रा की तैयारी कराती है, रास्ता साफ कराती है, डॉक्टरों, पुलिस और संचार व्यवस्था का बंदोबस्त करती है। पहाड़ी यात्राओं के जो नियम सीख चला था, उनमें से एक नियम यह भी याद आया कि धीरे चलो। वह भी करके देख लिया, लेकिन थकावट आनी शुरू हो गई तो जैसे दौड़ती हुई आई। आधे मील के अंदर यह हालत हो गई कि एक शिला की शीतल छांव में ढूंढनी पड़ी। आगे पीछे देखा तो थोड़ी दूर पर केवल छोटे अपना डंडा खटकाते चले आ रहे थे।
हमें सुस्ताता देखकर उनके भी जान में जान आई। कपूर कहीं बहुत पीछे, संतोष कहीं बहुत आगे। अपना 5वां साथी बैरा हमने बहादुर कहना शुरू कर दिया था। हमें ज्यादा थका देखकर नीचे उतरकर नीलगंगा का पानी थर्मस में भर लाया और यात्रियों का कारवां जो का त्यों यानी कि ऐसा ही जारी था। धीरे धीरे हम लोग हंसते सुस्ताते बैठते बतियाते चंदनबाड़ी के नजदीक आ गए। हमें पहले पड़ाव चंदनबाड़ी में ही रात बितानी थी। रास्ते में देखा गया कि ऐसा भी यात्री था जिसके टांग ही नहीं थी। बैसाखियों के सहारे ये हमसे ज्यादा तेजी से चल रहा था। इससे हमारी 2 सही सलामत टांगों का स्वाभिमान जागा और रफ्तार में तेजी आ गई। नीलगंगा के किनारे बसी हुई ये बस्ती धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कथा के अनुसार एक बार काम, क्रीड़ा और खेत का बातों में भगवान श्री सदाशिव का मुख श्री पार्वती के नेत्रों के साथ लग गया। नतीजा ये हुआ कि उनका मुख अंजन के कारण काला हो गया। भगवान सदाशिव ने अपने मुख को काला देखा तो उसे श्री गंगा में धोया, जिससे गंगा जी का रंग काला पड़ गया। इस जल के स्पर्श से महापापों का नाश हो जाता है ना। जो हमारी नदियां हैं उनकी जो है बहुत तरह तरह की कहानियां हैं उनके ऊपर। नीलगंगा के नीले होने का ये धार्मिक रहस्य जानकर हिसाब लगाया कि पहलगाम में लिद्दर यानी कि लंबोदरी की खूबसूरती का रहस्य नीलगंगा की यही नीलिमा है। कुछ अस्थावान यात्री इस पानी की बर्फीली धार में शाम के धुंधलके में गोते लगाते दिखे। चारों ओर पहाड़ी से घिरे समुद्र तल से 9,500 फीट की ऊंचाई पर चंदनबाड़ी के मैदान में यात्रियों का कोलाहल, इंतजामकारियों के लाउडस्पीकरी ध्वनियों और घोड़ों की हिनहिनाहट सब लहराती नीलगंगा में हो जाती है। अपने टेंट के नंबर का पता लगाकर उसमें बिस्तर जमाए गए। थकावट के मारे बुरा हाल था। अपना पहलगाम वाला परिचित बैरा हम में से किसी को पानी दे रहा था, किसी के लिए चाय ला रहा था। यात्रा के साथ चल रहे मोबाइल भोजनालय से खाना लाकर खाया गया और सारे बंदों को बिस्तरों पर लेटने की देरी थी कि नींद ने दबोच लिया। सुबह आंख खुली तो टेंट के पीछे की रस्सियां खुली हुई और छोटे की ऊनी सदरी चश्मा, जिसके बिना उसकी समूची यात्रा भी धुंधली रही, और बहादुर की जो है बरसाती जैकेट गायब थी। लाउड स्पीकर पर ऐलान हो रहा था कि यात्री मेहरबान से दरख्वास्त है कि जल्दी से जल्दी चलने की तैयारी करें, आगे चढ़ाई बहुत कठिन है। तो ये था अमरनाथ की यात्रा का सफर जो लेखक ने यहाँ पे सुनाया है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।